हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 चयन परीक्षा के लिए साइंस सब्जेक्ट से एक महत्वपूर्ण चैप्टर ध्वनि से हम लोग संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, फिजिक्स के पोर्शन में साउंड नाम का चैप्टर एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि हमारे सिलेबस में ऐड है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से अच्छे ज़्यादा घनिष्ठता हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने आंसर को क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, जल, दूसरा इस्पात, तीसरा नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में रखिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि जो ध्वनि होती है उसकी चाल हमेशा ठोसों में ज़्यादा होती है, इसके बाद द्रव में होती है, इसके बाद गैस में होती है और निर्वात में ट्रेवल नहीं करती ध्वनि। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पूछा है क्या कि जल, इस्पात, नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम में लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता दें कि जो नाइट्रोजन होगा वो बढ़ता हुआ क्रम पूछा है ना। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। सबसे कम किस में होगा? गैस में। तो सबसे पहले तीसरा हो जाएगा और फिर सबसे दूसरा क्या होगा? द्रव में। द्रव में होता है क्या? दूसरे स्थान पर। तीसरे स्थान पर ठोसों पर ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो हमें क्या करना है? इसको अरेंज करो। पहले थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? नहीं है। थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। तो दोस्तों, हमने बताया कि ध्वनि जो होती है वो ठोसों में सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दे रखा है वायु में नहीं होगा, द्रव में नहीं होगा, धातु में, निर्वात में। तो दोस्तों, यहाँ पर धातु यानी कि सॉलिड में ध्वनि का वेग सर्वाधिक पाया जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्वनि का वेग अधिकतम होगा कब? निर्वात में, वायु में, जल में, इस्पात में। तो दोस्तों, यहाँ पर इस्पात में होगा क्योंकि इस्पात सॉलिड है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्वनि तरंग का सबसे तीव्र प्रगमन होता है। तो यहाँ पर ठोसों में है ना। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यदि VA, VW और V सॉलिड क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो यहाँ पर देखो VA मतलब एयर हो जाएगा। इससे VA का मतलब एयर हो जाएगा, इसका मतलब वाटर हो जाएगा और इसका मतलब सॉलिड हो जाएगा। तो हमें क्या पता है कि सॉलिड में सबसे तेज, इसके बाद लिक्विड में, इसके बाद एयर में ध्वनि का वेग होता है ना। तो इसको, इस बात में ध्वनि का वेग गति है तो क्या है ना, एयर, वाटर, सॉलिड, सॉलिड, वाटर, एयर, वाटर, सॉलिड, एयर, सॉलिड, एयर, वाटर। दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है, आंसर है होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले सबसे कम एयर में, इसके बाद वाटर में, इसके बाद सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लगभग 20 डिग्री के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी? दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि लगभग 20 डिग्री के तापक्रम में, यानी कि तापक्रम तो हमें सभी माध्यम का तापक्रम सेम है। किस माध्यम में ध्वनि का गति अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में, लोहा में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें पता है कि टेम्परेचर सभी ऑप्शन के लिए फिक्स है। तो हमारा ध्वनि की जो वेग होती है वो किस में ज़्यादा होती है? ठोसों में, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए ठोस कौन है सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर हमारा लोहा हो जाएगा, जो कि एक सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। तो इसी में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। दोस्तों, यहाँ पर पूछा है कि ध्वनि तरंगे के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? निर्वात में चल सकती हैं। दोस्तों, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं गमन करती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा।
क्योंकि ठोस, द्रव, गैस तीनों में ही चलती हैं। केवल गैसों में चल सकती हैं, केवल नहीं होगा, ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी, अनुदैर्ध्य, विद्युत चुम्बकीय, ध्रुवीकृत, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वायु में ध्वनि तरंग होती है वो हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं देखी नहीं जा सकती है? ठीक है, पानी में ट्रेवल कर सकती है, लोहा में ट्रेवल कर सकती है, वायु में भी ट्रेवल कर सकती है, आर पार नहीं जा सकती है दोस्तों। तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी ऑप्शन, निर्वात में ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। तो दोस्तों यहाँ पर निर्वात में नहीं चल सकती हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। जल एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है ना। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो कौन सी राशि है जो अपरिवर्तित रहती है? तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है आवृत्ति, यहाँ पर दे रखा है आयाम, सी ऑप्शन है तरंग दैर्ध्य चाल। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा आयाम होता है वो भी बदल जाता है, तरंग दैर्ध्य वो भी बदल जाता है, चाल भी बदल जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हाल की दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। देखिए, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हाल की दीवारों को, ठीक है, हाल की दीवारों को, तो यहाँ पर हो जाएगा ध्वनि को बढ़ाना नहीं। जो हमारे देखिए सिनेमा घरों में जो हाल में हम लोग पर्दा, गलीचा ये सभी लगाते हैं, वो क्या करते हैं? ध्वनि को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारी जो होती है क्या, रिवर्बरेशन, जिसे अनुरणन कहते हैं ना, अनुरणन इसे कहते हैं गूंज। जो ध्वनि एक बार बोल दी जाती है वो बार बार गूंजती है, उसे ही गूंज बोलते हैं ना। तो गूंज को कम करने के लिए हम हाल की दीवारों को, ध्वनि को अवशोषित कर लेता है हाल की दीवारें, यानी कि जिस हम लोग हॉल में पर्दा, खिड़कियां खुली रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे ध्वनि को अवशोषित करने का काम करती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले मध्य की कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह कितनी होनी चाहिए? दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए दे रखा है, 156 फीट, 156 मीटर, 16.5 फीट, 16.5 मीटर। दोस्तों यहाँ पर होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर 165 लिखा है, मैंने 156 बोल रखी हूँ, है ना, तो ये गलत है। ठीक है, 16.5 मीटर होनी चाहिए कम से कम दूरी सुनने के लिए। यहाँ पर ऑप्शन में हमारा 17 मीटर करेक्ट होता है, जो कि नहीं है, तो यहाँ पर 16.5 को टिक करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए? ठीक है, ध्वनि के स्रोत व परावर्तित सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? वही बात है दोस्तों, 17 मीटर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं ध्वनि का वायु में वेग क्या है? तो वायु में वेग होता है बच्चों 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि यानी कि जो चंद्रमा है वहाँ पर हम लोग एक दूसरे की बात को नहीं सुन सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते हैं, गलत हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के अंतरिक्ष सूट पहनते हैं, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। तो सी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, चंद्रमा पर ध्वनि बहुत मंद गति से चलती है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं होता है और हमें ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो इसलिए
इसलिए यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता क्योंकि, वही क्वेश्चन है दोस्तों, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। गलत हो जाएगा। रात्रि में तापमान बहुत कम और दिन में अत्यधिक होता है, ये भी कोई इफेक्ट नहीं है। ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ठीक है, कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दे रखा है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होती हैं। गलत है ये ऑप्शन। ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा सही है, तो ना तो 1 ना तो सेकेंड। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्या है। ठीक है, अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंगदैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, यानी कि अधिक लंबी बांसुरी रहेगी तो उसकी तरंगदैर्ध्य अधिक होगी। ठीक है, चूँकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंगदैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोस्तों हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो उसके वेवलेंथ के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अतः कम लंबाई बांसुरी की उच्च आवृत्ति की तरंगें उत्पन्न होंगी। यहाँ पर पूछा है कि छोटी सी लंबाई से तो निम्न आवृत्ति है ना, लेकिन जबकि होता क्या है कि उच्च आवृत्ति, तो ये कथन तो गलत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। गैस, प्लाज्मा तथा तरल में ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती हैं, जबकि ठोसों, सेल इत्यादि में यह अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगें के रूप में प्रगामी हो सकती हैं। देखिए अब हम बात करते हैं कि सेकेंड ऑप्शन क्या था कि जो हमारी ठोस ध्वनि तरंगें जो होती हैं सेल में, यानी कि ठोसों में अनुदैर्ध्य के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दे रखा है कि जो गैस और प्लाज्मा तथा तरल में, यानी कि एयर में, वायुमंडल में और लिक्विड में जो हमारी ध्वनि तरंगें होती हैं वो अनुदैर्ध्य होती हैं, लेकिन ठोसों में क्या होती हैं, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही हो सकती हैं। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। अगर आपको इस तरह से वीडियो छोटे छोटे चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।